नमस्कार, जोहार। मैं सुरेंद्र सोरेन और इस द सोरेन शो के खास एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज इस शो में हमारे साथ एक मल्टी टैलेंटेड, मल्टी वर्सटाइल पर्सनालिटी हमारे साथ है। इस शो में संजय बसु मलिक। मल्टी मैंने इसलिए जोड़ा, इनकी विशेषज्ञता तो वैसे ये सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं। झारखंड बचाओ आंदोलन इन्होंने शुरुआत किया था, बिरसा फाउंडेशन से भी जुड़े रहे और झारखंड आंदोलन से भी जुड़े रहे। इसके साथ साथ ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पर भी काम करते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत जंगलों से की थी। जैसा मैं इन्हें जानता हूँ, इनकी बातचीत में मुझे ये जानकारियाँ मिली कि इनकी जवानी के दिन बड़े दिलचस्प रहे हैं, क्योंकि उन दिनों ये नक्सलवाद से प्रभावित हो गए थे और नक्सलवाद से ना सिर्फ प्रभावित हुए बल्कि गांव की ओर चले भी गए। स्वागत करते हैं आज उनका इस शो में और सुनते हैं उन दिलचस्प कहानियों से लेकर के अब तक के सफर की। और एक क्षेत्रीय दल से ये बतौर सलाहकार भी जुड़े हुए हैं, तो राजनीतिक बातें भी उनसे होगी। तो पहले हम शुरुआत करते हैं इनके शुरुआती दिनों से ही। स्वागत है आपका संजय जी। धन्यवाद, नमस्कार, जोहार। मुझे पता चला या आपने भी मुझे बताया कि कोलकाता से झारखंड तक का सफर में आपका पड़ाव एक मिदनापुर भी रहा था, और कैसे आप कॉलेज के दिनों में चारू मजुमदार या कानू सन्याल के उस मूवमेंट से भी आप जुड़ गए थे। वो दिलचस्प कहानियां हम अपने दर्शकों को भी सुनाना चाहेंगे। कैसे आ गए आप, कहाँ नक्सलिज्म और कहाँ सोशलिज्म, इसके बीच का ये सफर लंबा जरूर था, लेकिन एक बदलाव के साथ आपने जो समाज में अपने काम की धारा को बनाए रखा। हाँ, मैं जब स्कूल की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद जब कॉलेज में गया, वो साल था 1966। कोलकाता की ये कहानी है। हाँ जी। तो उस समय नक्सलबाड़ी आंदोलन शुरू हुआ था। नक्सलबाड़ी में घटना घटी थी जिसमें संथालों पर औरत मर्द पर गोली चलाया गया था, वो भी लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट के द्वारा। उस समय युक्त फ्रंट बोलते थे, जिसका नेतृत्व सीपीएम कर रहा था। तो इन आदिवासियों पर जब गोली चली तो इसके खिलाफ पूरा बंगाल में एक भयंकर विरोध हो गया इसका। और उस समय नक्सलबाड़ी एरिया, वो नक्सलबाड़ी एक गांव का नाम है, और उसी क्षेत्र में जो राजनीति करते थे, बाम राजनीति करते थे, उसमें दो नेता प्रमुख थे। एक है चारू मजुमदार और दूसरा कानू सन्याल। उनके साथ एक संथाल लीडर भी थे, जंगल संथाल उनका नाम था। जंगल संथाल उनका नाम था। तो ये घटना जब घट गई तो इन दोनों नेता, जो कि कोई बड़ा नेता नहीं थे, ये लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल के नेता थे, इन दोनों नेता ने बौद्धिक रूप से सीपीएम को आक्रमण करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि आप लोग क्रांति के रास्ते से भटक गए हैं और आप निहत्थे थे इस तरह तीर धनुष पकड़े हुए किसान पर। उन लोग किसान बोलते थे, एक्चुअली तो आदिवासी थे। इन किसानों पर आपने गोली चला दिया। तो ये बहुत ही अन्याय, और ये अन्याय को हम लोग कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपका पार्टी को हम लोग समाप्त कर देंगे और सही क्रांति के रास्ता में पूरा देश अब चलेगा। तो उन लोगों ने ऐलान कर दिया कि अब क्रांति शुरू हो चुका है और नक्सलबाड़ी से ही शुरू हो चुका है। तो इतनी बड़ी बात इस तरह से कैसे चारों तरफ फैल गया, लोगों का समर्थन इसमें कैसे मिल गया, ये अभी आज भी एक सोचने वाली बात है कि अचानक तो लोग बोलते हैं, ना सोशल मीडिया का दौर था, ना नहीं, वो सब कुछ नहीं था। हाँ, लेकिन लोग बोलते हैं कि भाई बारूद तो तैयार था, केवल आग लगाना बाकी था, जो कि नक्सलबाड़ी ने लगा दिया। तो तुरंत आप सोचिए, करीब 4-5 साल के दरमियान पूरा भारत में आग लग गया। हाँ, ये नक्सलबाड़ी मूवमेंट तो चारों तरफ फैल गया एकदम। देखते देखते पूरा आंध्र प्रदेश एकदम उसका चपेट में आ गया, पूरा बिहार उसके बाद आया, बिहार, बंगाल तो सबसे पहले ही था, केरल तक पहुंच गया, उधर आपका यूपी, चारों तरफ इसका असम, एक एक करके ये सब
प्रदेश में नक्सलवाद का एकदम बोलबाला शुरू, लोग समर्थन करने लगे। तो हम लोग उस समय जो स्कूल से जस्ट निकल के, मेरा उम्र मात्र 16 साल था, तो जब कॉलेज गए तो कॉलेज में भी ऐसा वातावरण था। हमारे पहले जिन लोग स्टूडेंट थे, सीनियर थे, वो लोग सब उसी का समर्थक बन गए और बड़ी बड़ी रैली निकल जाता था। और उसमें विशेष करके दोनों का नाम ज़्यादा लोग जिंदाबाद बोलते थे, कानू सन्नल, जंगल संथाल, ये दोनों का नाम। चारू मजुमदार का नाम उतना नहीं हम सुनते थे, माने रैलीज वगैरह में। तो उसमें हम लोग भी बह गए और हमको लोगों ने खड़ा कर दिया जनरल सेक्रेटरी का पद पर और भारी मतों से जिता भी दिया। तो हम रातों रात नेता बन गए। यही तो लोकतंत्र की शोभा है। हाँ, कि आप तुरंत सुर्खियों में आ जाएंगे। हाँ, रातों रात नेता। अब नेता जब बन गए, और वो भी वही स्टूडेंट फेडरेशन उसका नाम था। अब पूरे बंगाल में उस समय स्टूडेंट फेडरेशन ही जीत रहा था, क्योंकि वो लोग नक्सलवाड़ी सपोर्टर था। एसएफआई नहीं, एसएफ। हाँ, तो नक्सलवाड़ी सपोर्टर स्टूडेंट यूनियन था। तो देखिए सब जगह क्यों जीत गया एसएफ, क्योंकि लोगों में नक्सलवाड़ी के प्रति समर्थन था या सीपीएम का विरोध था। तो अब नेता जब बन गए तो आपको नेता जैसा व्यवहार करना पड़ेगा। तो हमारे उस समय तो पार्टी नहीं था, नक्सलवाड़ी किसान संघर्ष सहायक समिति उसको बोलता था, एक सहायक समिति बना था। तो उसमें बहुत सारे सीपीएम के नेता ही सब आ गए थे पार्टी छोड़ के। तो उन लोगों ने कहा कि चारू मजुमदार ने ऐलान किया है अभी हम लोगों को गांव जाना पड़ेगा, आंदोलन या क्रांति गांव से शुरू करना है। तो आप लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए, अब तो क्रांति शुरू हो गया, अब पढ़ने लिखने का क्या जरूरत है, आप लोग सीधा गांव चले जाइए। तो अब हम नेता हैं तो हमको निकलना पड़ेगा। तो हम अपने साथियों के साथ चले गए गांव। संयोग की बात यह है कि हमको जिस गांव में भेजा गया वो एक संथाल गांव था। तो मेरा पहला परिचय उस संथाल गांव से होता है। और जैसे कि मैं बहुत जगह ये कहानी मैं बताता हूँ, मेरा पहला लर्निंग, जीवन के बारे में समझना, उतना कम उम्र में हम आज उस चीज़ को और गहराई से समझते हैं, लेकिन उस समय हम जिस जगह आके बस से उतरे थे वहाँ पर एक चाय दुकान में कुछ लोग बैठ के चाय पी रहा था। गरीब लोग थे। एक ही आदमी जो थोड़ा तगड़ा मोटा चौड़ा आदमी एक कुर्सी में बैठे हुए थे, बाकी लोग तो तख्त इसमें बेंच में बैठ के चाय पी रहे थे। तो उन्होंने उन लोगों को बताया कि जैसे हाथ का 5 उंगली बराबर नहीं होता है, समझ भी बराबर नहीं हो सकता है, छोटा बड़ा तो रहेगा ही, कुछ लोग अमीर होंगे, कुछ लोग गरीब होंगे, तो स्वाभाविक बात है। भगवान इस तरह से सब कुछ बनाया है तो इसको मान लेना चाहिए। लेकिन ये नक्सली लोग तो इसका विरोध करता है, तुम लोग इसका चंगुल में मत फंसो, ये समझा रहा था। तो हम सुन के आए थे, उधर तो कुछ बोले नहीं। तो रात के समय जब संथाल गाँव में पहली बार हम आए, मुझे पता भी नहीं था उस समय संथाल क्या चीज़ है। तो हम जब वहाँ खाना खाने गए बाकी लोगों के साथ, तो हमने वहाँ जो उपस्थित लोगों में से वृद्ध आदमी, एक बूढ़ा आदमी वहाँ बैठे हुए थे, उनको मैंने पूछा कि ऐसा ऐसा हमने सुना आते समय, क्या आप लोग इसको सही मानते हैं? क्योंकि हमारा आंदोलन तो इसके खिलाफ ही था, इस विचार का। उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया कि नहीं, बिल्कुल नहीं मानते हैं। जब आदमी एकजुट रहता है तो वो हर समय बराबरी रहता है। जैसा हमारा समाज, हम लोग बराबरी समाज, हम लोग एकजुट रहते। जब आप एकजुट रहिएगा, देखिए आपका हाथ का सब उंगली बराबर है। लेकिन जिस दिन आप अलग हो जाइएगा, आप अलग अलग छोटा बड़ा हो जाइएगा। तो जो बिखरा हुआ समाज है वो छोटे बड़े हैं, हम लोग एकजुट समाज है, इसलिए सभी बराबर हैं, हम लोग बराबर हैं। अच्छा सतीश जी, कभी आपको ऐसा उस वक्त के जो आप फिर फैसले लिए, आज अब जब उस फैसले के बारे में सोचते हैं, यानी आप जो गांव चले गए, नक्सल मूवमेंट से प्रभावित हो गए, आज इस फैसले को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये तो मेरे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय था, जो कि मुझे इतना सारा चीज़ दिया।
ऐसे एक जिंदगी दिया, वो निर्णय, आज जिस निर्णय में मेरे माँ का समर्थन था। मैंने घर छोड़ने के पहले अपनी माँ से पूछा, क्योंकि मैं इकलौता बेटा था उनका, मेरी कोई बहन भी नहीं थी। तो मेरी माँ ने कहा कि हाँ, अगर कुछ अच्छा काम के लिए तुम जाना चाहते हो तो तुम जाओ, बेशक जाओ। तो ये मेरी माँ का आशीर्वाद था मेरे साथ। भले मेरे पिताजी इसमें सहमत नहीं थे, जबकि वो सीपीएम करते थे, लेकिन फिर भी घर छोड़ के जाना उनका पसंद नहीं था। लेकिन हम माँ के कहने पर हमको परमिशन मिल गया। तो ये निर्णय मेरे लिए, मेरे ज़िंदगी को ऐसा एक हम तो वरदान कहेंगे वो निर्णय, क्योंकि इस तरह जो ज़िंदगी मैंने जिया, मेरा अभी 72 साल उम्र हो गया, मैं जो ज़िंदगी जिया, बहुत कम लोगों को ऐसा ज़िंदगी नसीब होगा। मैं इतना खुश हूँ कि ऐसा ज़िंदगी मैं जी पाया। लेकिन आपने उस विचारधारा को तो छोड़ दिया, नक्सलवाद की विचारधारा को छोड़ नहीं, देखिए नक्सल विचारधारा के साथ अगर आप जुड़े अच्छा, ये बात है ना, वो बात भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं कैसे छोड़ा, क्यों छोड़ा, वो देखिएगा तो वो भी वही कहानी से जुड़ा है कि इस तरह बोलना कि हाथ के मुट्ठी में सब उंगली बराबर रहता है, ये एक फिलोसॉफी है। ये बहुत ही हाईली डेवलप्ड फिलोसॉफी है। जो फिलोसोफर जिन लोग फिलोसॉफी पर लिखते हैं, हमने भी इसमें थोड़ा सा पैर घुसाया। मैंने अभी एक लेख लिखा आदिवासी फिलोसॉफी पर, जो कि लोगों ने बहुत ही पसंद किया, तो वो अभी किताब के रूप में आएगा। तो हमने इसी से शुरू किया कि ये जो सोच है आदिवासी में, जो कि बाद के दिनों में मुझे आदिवासी आंदोलन में ढकेल दिया, क्योंकि उसके बाद तो मैं लंबा समय जेल बूल करके हम खत्म हो गया मामला। लेकिन उस समय का आंदोलन दूसरा प्रकार का था, अभी जैसा नहीं है। मैंने ये भी एक समझदारी की बात है कि उन दिनों का जो विचार था, नक्सलवाद का जो विचार था उन दिनों, और अब जो हो रहा है, ये दोनों में बहुत अंतर है, बहुत ही अंतर है। सोचने समझने में बहुत अंतर है। हम उस विचार में अभी नहीं जाएंगे। तो जिसके कारण एक्चुअली पार्टी तो हमको भगा दिया ना। हम तो पार्टी में थे, पार्टी ने हमको बोला कि आप जाइए भाई, आपसे हम लोग का मतभेद हो रहा है, आप पटेगा भी नहीं आगे। क्यों? क्योंकि मैं आदिवासी का पक्ष लिया। मैंने डैम बनाने का खिलाफ आदिवासी का आंदोलन कोयलकारों में समर्थन दिया, उनके साथ रहा। मैं उस समय भी जंगल की कटाई हुई थी, उस समय भी आपका जो सिंहभूम का जंगल का कटाई हो रहा था, उसके खिलाफ मैं उनके साथ, देवेंद्र माझी के साथ रहा। तो सब जगह हम आदिवासी आंदोलन में धीरे धीरे जब शामिल हो गए, तो हमारे साथ उनका, उस समय का जो लीडर्स थे, उनका एक बहुत बड़ा मतविरोध शुरू हुआ। हाँ, उन लोगों का क्या कहना था कि उनके एक बहुत बड़ा विद्वान, हम उस समय एक्साइसिस में प्रोफेसर थे यहाँ पर रांची में, तो हमसे मिलने एक बहुत बड़ा विद्वान आया था, जावेद आलम बोल के, सीपीएम करता था, प्रोफेसर भी थे, माने विद्वान आदमी, उनके समाज में उनको बड़ा विद्वान माना जाता है। वो आके हमसे बहुत बड़ा तर्क वितर्क शुरू किया इसको लेके कि आप क्यों आदिवासी आंदोलन को समर्थन करते, उनके साथ क्यों रहता, आप एक पॉलिटिकल पार्टी के आदमी होके आपको तो इस सब में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आदिवासी समाज तो रिट्रोग्रेसिव है, ये तो पीछे जाने वाला समाज है। अरे भाई, डैम का विरोध कर रहे हैं, डैम नहीं बनेगा तो आपका पानी कहाँ से आएगा, इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा होगा, जैसे कोयलकारों की बात थी। अब कोयला खदान का विरोध कर रहे हैं, आप भी तो एक किराए के साथ चले गए, तो वो लोग तो खदान के खिलाफ है कुछ हद तक। हम तो बल्कि किराए के खिलाफ ही थे। सच्चाई में किराए पूरी डैम के खदान के खिलाफ नहीं थे, किराए खदान मजदूरों के पक्ष में थे, मजदूरों के हक की लड़ाई कर रहे, मजदूरों की। लेकिन खदान खोदना बंद करो, ये उनका राय नहीं था। आप थे कि खदान बंद करो। इस लंबी कहानी में हम वक्त को थोड़ा पार कर गए, एक छोटा सा ब्रेक ले रुकते हैं। ब्रेक के बाद आते हैं तो जंगल से आपके इस जंगल की, यानी जंगल बचाओ आंदोलन की कहानी पर दाखिल होते हैं। एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द सोरेन शो। द सोरेन शो में हमारे साथ हैं आज संजय बसु मलिक।
झारखंड आंदोलनकारी हैं और सिर्फ झारखंड के लिए ही आंदोलन नहीं किए, आदिवासियों के हर इस आंदोलन में जुड़े रहे जो झारखंड को बचाने के लिए था या झारखंडियत को बचाने के लिए था। हम अब फिर वापस पहले कड़ी से जुड़ जाते हैं। झारखंड में दो तरह के आंदोलन चल रहे थे। एक ही राय के आंदोलन चल रहे थे, वो मजदूरों का हित चाहते थे, मजदूरों की अच्छी जिंदगी चाहते थे, आप खदान बंद कराना चाहते थे, आप डैम बंद कराना चाहते थे। तो इस कन्फ्लिक्शन में आप अपने आप को कहाँ देख रहे थे? नहीं, बात यह है कि लेफ्ट पार्टी तो इसका पक्ष में नहीं था, तो उन लोगों ने हमको पार्टी से भगा दिया। हम सहर्ष भाग के चले आए। हम एकदम अकेले हो गए थे क्योंकि उस समय पार्टी के साथ हम काम कर रहे थे बोल के, तो हम चुप, कोई बात नहीं। लेकिन आदिवासी समाज मुझे अपना लिया। देखिए, ये सब लोगों को नसीब नहीं होता है। मैं कौन बंगाल का आदमी, मेरा जड़ तो यहाँ है भी नहीं, मैं खुद आदिवासी भी नहीं हूँ, आदिवासी क्या साधारण भी नहीं हूँ कहना चाहिए। हम उस आसमान से उड़ के यहाँ पहुँचा जैसा हाल है। तो आदिवासी समाज कैसे मुझे अपना प्रतिनिधि चुन सकता है? क्यों चुना? इतना बड़ा झारखंड आंदोलन हुआ, जो डायलॉग पहला दिन से, माने बिहार के साथ जो वार्ता हुआ पहला दिन से, उस वार्ता से लेके आपका नरसिम्हा राव का अंतिम वार्ता तक, मुझे कैसे यहाँ के लोग अपना प्रतिनिधि चुने, सारा वार्ता में कैसे मैं झारखंड का प्रतिनिधित्व करते रहा, ये कैसे संभव है? क्योंकि इसलिए संभव है क्योंकि मैं उनको ये विश्वास दिलाया कि मैं कभी आपके साथ विश्वासघात नहीं करूंगा, आपकी मन की बात को मैं वहाँ तक पहुँचाऊंगा। और हम कोशिश किया, मेरा जितना हम समर्थ मेरा था, जितना हम समझ पाए थे इस समाज को, ये सारे बड़े बड़े उस समय के जो नेता थे, 1 to 1 हमसे लोगों ने बात किया कि भाई आप समझाइए क्यों आप झारखंड चाहते हैं, आप माने लोग क्यों झारखंड चाहते हैं, क्या तर्क है? विपक्ष में तो इतना सारा तर्क है कि ये होना नहीं चाहिए, लोग क्या राज करेगा, ये लोग तो जंगली है, जैसे कि सीपीएम वाला लोग भी बोलता था। वो जो हम जावेद आलम की बात कर रहे थे, जावेद आलम अंत में क्या बोल के गया? दे आर ए हिस्टोरिक पीपल, इनका कोई इतिहास ही नहीं आगे बढ़ेगा, इनका इतिहास समाप्त हो गया है। हाँ, इनका कोई इतिहास नहीं हो सकता है, क्योंकि ये धीरे धीरे सब आदिवासी धीरे धीरे दिक्कु बन जाएगा, इतिहास बन जाएगा। ये खत्म हो जाएंगे, ये समाज टिकने वाला नहीं है, ये मैटर ऑफ टाइम, कुछ दिन की बात है। और ये नहीं, कई एक लोग ये बात बोला विद्वानों में से, विख्यात आपका सब कॉन्टिनेंट ऑफ सार्ट से बोल के किताब है, उन दिनों की बात है, वो 50s में लिखा गया था। उसमें साफ बोल दिया गया कि आदिवासी तो डूबेगा ही पानी के नीचे, जैसा मिस्र के पिरामिड डूब गया नील नदी को बांधने से। नील नदी पर बांध तो जरूरी था, पिरामिड का डूबना इसलिए स्वाभाविक था। उसी तरह झारखंड में और पूरे भारत में इस तरह से आदिवासी तो डूबेगा। हाँ, बड़े बड़े बांध बनेंगे, बड़े कारखाना खोलेंगे, बड़े खदान शुरू होगा, आदिवासी कैसे बच सकता है? नीरज सिंह चौधरी जो विख्यात लेखक थे, उन्होंने ये बात प्रेडिक्ट करके किया कि ये तो अंत में ख़त्म होना ही है। तो मैं ये बात केवल ये कई लोग, जैसा मैं आपको पीटर पोनेट की बात बोल रहे थे, जो प्रकांड विद्वान मुंडारी के, उन्होंने हमको ये कहा, वो भी हम मुझे बहुत प्यार करते थे, उन्होंने कहा कि तुम क्यों अपना इतना प्राइम टाइम बर्बाद कर रहे हो? अरे ये समाज खत्म हो गया है, देखो मैं ही लास्ट मुंडा बचा हूँ, बाकी लोग मुंडारी भूल गया है, मैं ही असल मुंडारी जानता हूँ, बाकी लोग तो भूल गया, ये सब खत्म हो जाएगा। इस तरह से मुझे डिस्करेज किया। आपको कभी ऐसा लगा कि इतने बड़े बड़े प्रकांड विद्वान जो कह रहे हैं ये आज नहीं तो कल सच साबित होगा? नहीं लगा। हम तो उनके साथ इसी पर तर्क कर रहे थे। मैं एक चीज में विश्वास करता हूँ, मैं अगर जीना, हम में अगर जिजीविसा है, जीने की आकांक्षा है, तो मैं जीऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता है बचने से। ये समाज में वो जिजीविसा है कि वो मरेगा नहीं। इसलिए हाँ, ये बात सही है, आदिवासी तो पहले बहुत बड़ा था, संख्या धीरे धीरे घट के छोटा हो गया, बात सही है। तो आने वाले दिनों में उससे भी छोटा ही हो जाएंगे। ये अब नहीं होगा। जो जिस तर्क पर मैं खड़ा हूँ, ये नहीं होगा, क्योंकि अब सारा दुनिया इस बात को स्वीकार कर लिया है कि आदिवासी को होना जरूरी है
अगर इस दुनिया को तुम बचाना चाहते हो। देखिए, ये इस आंदोलन में मैं जुड़ा रहा, जो इंटरनेशनल मूवमेंट हुआ ना, उस आंदोलन में मैं जुड़ गया। आदिवासी का जो इंटरनेशनल मूवमेंट हुआ, मैं तो पूरा दुनिया भ्रमण कर लिया हूँ, जहाँ भी आदिवासी है वहाँ मैं जा चुका हूँ। हाँ, बहुत बड़ा मंच में मैं सलाहकार के रूप में भी काम किया। चूँकि मैं आदिवासी नहीं हूँ, मैं अपना मेंबरशिप उसमें, कभी हमने सबको कहा मुझे मेंबर मत बनाओ, मैं तुम्हारा सलाहकार रहूँगा। तो मैं इंटरनेशनल फोरम में भी सलाहकार रहा लगातार। तो वहाँ क्या बात हो रही थी, क्या तर्क था यूनाइटेड नेशंस में, जो हमारा अभी आना जाना हम लोग का शुरू हुआ। तो लंबी कहानी है, उसमें बहुत समय मैंने अपना लगाया इस चीज़ को भारत में भी आगे बढ़ाने के लिए। ICITP का मैं फाउंडर मेंबर हूँ। उस समय की बात है, अमियो कुमार किस्कू और मैं, हम लोग दोनों मिलके ICITP का गठन किया। मैं दावा के साथ ही बोल रहा हूँ, इसलिए अपना ढोल ज़्यादा पिटाना नहीं चाहिए, लेकिन आप चूँकि जानकारी मांग रहे हैं कैसे क्या हुआ, इसलिए मेरा इसमें क्या रोल रहा, मैं क्या किया, उसमें मैं बता रहा हूँ कि इसमें हम धीरे धीरे ये तर्क हम लोगों ने प्रस्तुत किए यूनाइटेड नेशंस में कि क्यों आदिवासी राइट्स को इंटरनेशनली स्वीकार करना चाहिए, क्यों हमारा राइट्स को क्यों अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मान लेना चाहिए। वो तर्क हम लोगों ने तैयार किया और ये हम लोगों ने अंतर्सिद्ध करने का, प्रमाण करने का कोशिश किया कि आदिवासी विचारधारा, आदिवासी फिलॉसफी, दर्शन, ये आज सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है पूरा मानव समाज के लिए। जिस तरह से मानव समाज ने दुनिया को ध्वस्त किया है, मतलब संसाधनों का जिस तरह से दोहन हुआ है, जिस तरह से आज चल रहा है, हाँ, जिस तरह से केसरी जी बोलते थे, धरती माता का आंतड़ी पातड़ी लोग निकाल दे रहा है। अब माता का हम बोलते हैं माता का दूध पीना चाहिए, खून नहीं पीना चाहिए। मानव समाज दूध पीना छोड़ के अब माता का खून पी रहा है, धरती माता का। तो धरती माता को हम बर्बाद करके खत्म कर दें। अब सारा दुनिया में इसके खिलाफ हो गया। देखिए, केवल यूनाइटेड नेशंस ने ये नहीं किया कि वो डिक्लेरेशन बना दिया जिसमें उन्होंने साफ ही सब चीज कहा जो भी हम लोग बोलते रहे, हाँ, कि इनका राइट्स है जीने का। तो आदिवासी कैसे मरेगा? पूरा दुनिया जब बोल रहा है उनको जीना जरूरी है, अगर वो नहीं जिंदा रहे तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। इस तर्क पर आ गए। एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुकते हैं संजय जी, एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम इनके उस अभियान और आंदोलन की चर्चा सुनेंगे जो इन्होंने झारखंड में शुरू किया, यानी फॉरेस्ट राइट एक्ट और जंगल बचाओ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द सोरेन शो। अभी हाल में हेमंत सोरेन सरकार ने फॉरेस्ट राइट एक्ट के उन तमाम पेंडिंग मामलों को जल्द से जल्द निपटाने का निर्देश दिया है, जिसके लिए दशकों से यहाँ के ट्राइबल्स लड़ रहे हैं और उनकी लड़ने वाली संस्था भी ये डिमांड करती रही कि फॉरेस्ट भी बचनी चाहिए और फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत उन्हें पट्टा भी मिलना चाहिए। स्थिति क्या रही? आप तो देख रहे हैं इधर सेंटर से लेकर के स्टेट तक। हाँ, देखिए, आदिवासी समाज का दो फ्रंट में आंदोलन चल रहा है, संघर्ष चल रहा है। एक तो दिकुओं के साथ संघर्ष, दूसरा अपने भीतर अपने ही लोगों के साथ संघर्ष, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जिसको बोलते हैं। एक एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट भी है, एक आंतरिक संघर्ष भी है। कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं या ह्यूमन टू रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं? हाँ, आदिवासी समाज की मैं बात कर रहा हूँ। आदिवासियों के साथ बाहरी दुनिया का एक संघर्ष है जो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट है, बाह्य संघर्ष। आंतरिक संघर्ष भी है, आदिवासी समाज के भीतर भी संघर्ष है। क्या करना चाहिए, हमें कैसे बचना है? तो उसी में हमारा समाज का जो चार्निंग हो रहा है, जो उथल पुथल संघर्ष चल रहा है समाज के भीतर। कितने लोग माओवादी बन गए थे आपको पता है? ओवरनाइट हमारे संथाल क्यों कैसे बन गया संथाल, क्या बोलते हैं, माओवादी कैसे बन गए, क्यों बना? पूरा छत्तीसगढ़ क्यों बना नक्सलवाद कैसे अपना लिया? जहां भी आदिवासी वहीं माओवाद क्यों? शुरुआत तो जंगल सौतल किया ना, नक्सलवाड़ी ही। तो हम तो अपने कम्युनिस्ट दोस्तों को बोलते हैं, तुम लोग भूल गया कि तुम्हारा जड़ कहाँ पर है। तुम जो माओवाद की बात करते हो, नक्सलवाद की बात करते हो,
संथालों ने शुरू किया जी। संथाल मरा तब जाके नक्सलवादी आंदोलन शुरू होता है, और उस संथाल को तुम बोल रहे हो तो ये हिस्टोरिक है, अब वो खत्म हो जाएगा, उसके पीछे क्यों आप पड़े हुए हैं? तो सच्चाई को भूलना नहीं चाहिए। तो उसी चीज आगे बढ़ते हुए आज देखिए बड़े बड़े संथाल, मुंडा हो, ये लोग सब माओवादियों का नेता बना हुआ है। तो ये आंतरिक संघर्ष चल रहा है ना, समाज के भीतर भी एक संघर्ष चल रहा है। भले हम उस मामले में उनके साथ नहीं है हमारा, क्योंकि हमको लगता है कि आप बंदूक पकड़ के अभी उस स्थिति नहीं है, कोई क्रांति नहीं ला सकते, अभी आप क्रांति नहीं ला सकते उस तरह से। आपको जन आंदोलन के माध्यम से अपना अधिकार को लेना पड़ेगा। इसलिए जब झारखंड आंदोलन के दरमियान जो कुछ हुआ, बहुत लंबा समय मैं उसमें बिताया, अपना नौकरी छोड़ के मैं उसी में पूरा टाइम दिया। तो उसी में हम देखें कि अभी जो झारखंड बना दिया गया, ये एक्चुअली हम लोगों ने मांगा नहीं, सच्चाई ये है। हम लोगों ने एक ऐसा झारखंड मांगा था जिसमें मेजॉरिटी आदिवासी होगा। जो अगर आप उस समय का, हम तो पटेल साहब को इस पूरा आंकड़ा के साथ इस बात को समझाए थे कि क्यों केवल बिहार नहीं, हमें उड़ीसा और आज जो छत्तीसगढ़ और उसका एरिया को हमें चाहिए, बंगाल का एरिया, उससे क्या होता, मेजॉरिटी आदिवासी होता। एक आदिवासियों को मौका दीजिए, हमने उनको यही कहा कि आपने नॉर्थ ईस्ट में आदिवासी को मौका दिया, वो राज चलाए, यहाँ क्यों नहीं मौका दीजिएगा? भारत के शेष भारत में जो मुख्य भारत का हिस्सा है, यहाँ भी एक आदिवासियों का राज चलाने का मौका दीजिए, अवसर दीजिए। और वो कन्विंस थे, और उन्होंने हमारे साथ जो नॉर्थ ब्लॉक में जो डिस्कशन उनका हुआ, 1.5 घंटा बैठ के उन्होंने सुना ये तर्क को। उसके दूसरा दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि झारखंड बनना चाहिए। आप लोग पेपर खोल के देख लीजिए। तो ये जो तर्क था वो तो हुआ नहीं, ये लोग तो दूसरे कारण से आप झारखंड बना। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया है कि आप आदिवासी माइनॉरिटी में है, इनकी बात कौन सुनेगा, इनका डिमांड को कौन स्वीकार करेगा? अब डिलिमिटेशन हुआ तो वैसे भी सीटें 28 से घटकर 21 तक चली जाएगी। अब क्या हाल होगा आगे जाके देखिए। तो इस परिस्थिति में इस लड़ाई को और व्यापक करना होगा। अब आदिवासी का जो क्या बोलेंगे डेफिनेशन को फिर से एक बार सोचना पड़ेगा। हाँ, लेकिन राजनीति में बहुत सारा मामला है, अभी उस पर मैं टिप्पणी अपना नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आपको कोई स्ट्रैटेजी अपनाना पड़ेगा। तो इसी दरमियान क्या हुआ कि हेमंत सोरेन सरकार बना, इसके पहले भी बना था। तो हम लोग तय किए थे, जब 2000 में बन गया तो एक दिन रामदयाल जी, जो कि हमारे बहुत ही नज़दीक में हम थे उनका, मैं हर काम उनके सलाह से ही करता था। मैंने उनको कहा कि हमको लगता है आप अलग, तो झारखंड राज्य अलग करने का आंदोलन तो अब होगा नहीं, अब बृहद झारखंड, वो आंदोलन में आप कोई साथ नहीं देगा, अब तो सब माओवादी बन रहा है या थक चुकी है। हाँ, नहीं 2000 की बात है। हाँ, लोग थक चुके हैं। हाँ। और दूसरी बात है, लोग सब माओवादी बन रहे हैं, वो भी सब लंबा कहानी है। मैंने किताब लिखा, उसमें मैं ये सब कहानी लिखा हूँ, आपको हम देंगे, आप पढ़ सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए अभी? तो उन्होंने कहा बताइए आपको, आप क्या करना चाहते हैं? हम बोले देखिए, हमको लगता है कि आदिवासी और जंगल ये सिनोनिमस है। अगर जंगल नहीं है तो आदिवासी होना मुश्किल है, रहना मुश्किल है। इसीलिए दुनिया में कहीं भी चले जाइए, जहाँ जंगल वहीं आदिवासी पाइएगा। तो इसके पीछे कारण है, क्योंकि आदिवासी का आत्मा प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। तो प्रकृति अगर खत्म हो जाए तो भले झारखंड का बृहद झारखंड भी मिल जाए, तब भी आपका समाज टिक नहीं पाएगा। तो इसको बचाना पड़ेगा, और इसके लिए एक लंबी लड़ाई हमें लड़ना चाहिए। तो हम लोगों ने 2001 में झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का गठन किया, जिसमें रामदयाल जी हमारे साथ थे, हम लोग। और मुंडा एरिया से हम लोग शुरू किए, हम लोग खूंटी से शुरू किया इस काम को। अभी तो 10-12 जिला में फैला हुआ है हमारा संगठन, अभी बहुत बृहद रूप ले लिया है। अब गांव-गांव में हमारा संगठन का इकाई बन गया है हमारा। अभी तो जिन लोग चंदा देते हैं, ऐसे लोगों की संख्या 20,000 से ऊपर हो गया है। तो हमारा बहुत बड़ा संगठन खड़ा हुआ, लेकिन इसके 20 साल का परिश्रम के बाद ही हुआ। लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात ये हुआ, हम लोग के आंदोलन के चलते, और आगे चल के हम लोग ऑल इंडिया लेवल का आंदोलन के साथ भी जुड़ गया,
जाके ये कानून बना है, वनाधिकार कानून। यही बहुत बड़ा उपलब्धि है। इसको अगर आदिवासी समाज में लागू हो जाए तो आदिवासी समाज के लिए अलग राज्य से अधिक महत्वपूर्ण बात होगी। अलग राज्य से अधिक, क्योंकि अलग राज्य मिल जाने के बाद भी अगर आप अपने लैंड पर राइट्स नहीं रखते हैं तो फिर तभी आप प्रवासी ही हैं। बिल्कुल। तो विशेष करके जंगल राइट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हम जो अंदरूनी संघर्ष की बात कर रहे हैं, तो एक तरफ हो गया माओवादी आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ हम लोग जंगल आंदोलन शुरू कर दिया उसी समय। तो जंगल आंदोलन में भी हमारे जो राजनेता रहे वो मौखिक रूप से तो समर्थन देते हैं, लेकिन जब हम लोग बार बार बोलते रहे भाई इसको लागू करने में आप सहयोग दीजिए, कोई रुचि नहीं दिखाया, पीछे हट जाता। ये अभी देखिए इतना दिन बाद अबुआ वीर दिशोम बोल के इन लोगों ने शुरू किया जी। तो हम बोलते ठीक है भाई चलो, कुछ नहीं तो कुछ सही। रामायण में हम लोग पढ़े हैं कि कुंभकर्ण सो रहा था, बहुत ढाक ढोल पीटने के बाद बेचारा का नींद टूटा। हम लोग भी कम ढाक ढोल नहीं पीटा है सीरियसली। रामदेव जी तो ढोल ले लेके पूरा हमारे साथ कहते ही थे कि नाची से बाची और बजाना शुरू कर दे। एक छोटा सा ब्रेक, बड़ी दिलचस्प कहानी, लेकिन अब हम इसे राजनीति की तरफ मोड़ेंगे। झारखंड अब उस राजनीतिक मुकाम पर आकर खड़ा है जहाँ क्षेत्रीय दल एक की सरकार है और दूसरा बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें संजय बसु मलिक जी सलाहकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द सोरेन शो, और द सोरेन शो में हमारे साथ जो खास मेहमान है संजय बसु मलिक। अब हम उन्हें राजनीति की तरफ मोड़ लेते हैं। हालांकि स्टूडेंट मूवमेंट के वक्त से ही, झारखंड आंदोलन के स्टूडेंट मूवमेंट के वक्त से ही ये उस पार्टी से जुड़े रहे, उस संगठन से जुड़े रहे जो एक बाद में एक राजनीतिक दल बनकर के उभरी और अब तेजी से उभरती पार्टी में से एक है। लेकिन उसके साथ साथ पैरेलली इन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीति को भी देखा। बहरहाल अब राजनीतिक बातचीत हम करते हैं संजय जी। आजसू जो बाद में पार्टी बन गई, 5-6 विधायक तक उनके जीत करके आए, वर्तमान में 3 विधायक है उसके। उस एक पार्टी वो भी है, एक पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा भी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है इस वक्त, और सरकार के कामकाज को अगर हम देखें तो ये पहली सरकार ऐसी है जिसका दावा किया जाता है कि ये झारखंडी सरकार है, झारखंडी जनता की सरकार है। आपको लगता है ऐसा? देखिए, उसके पहले वो प्रश्न का जवाब आएगा आगे। पहली बात तो यह है कि आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। यह है 2002 में मेरे पास एक प्रस्ताव आया कि भारत में आदिवासी समाज लंबे समय से राजनीति में हिस्सा ले रहा है, 52 के चुनाव के समय से। उनका क्या अनुभव रहा, इस पर आप एक रिपोर्ट बनाइए, विस्तृत रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल वर्क ग्रुप ऑन इंडिजिनस अफेयर्स उसका नाम है। उन्होंने ये केवल इंडिया के लिए नहीं, पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ आदिवासी समाज है वैसे देश के रिपोर्ट तैयार करवाया एक साथ। लेकिन हम एक दूसरे को नहीं जानते थे कौन कहाँ कर रहा है। हमको जो बोला हम वही तैयार किया, और करके हम लोग कोटाकीनाबालू बोले एक जगह है आपका इसमें मलेशिया में, वो पूरा आदिवासी क्षेत्र है, वो बोर्नियो आइलैंड में है। वहाँ मीटिंग का ये रखा, सबको बुलाया, सब अपनी रिपोर्ट वहाँ सबमिट करने पहुंचे थे। आश्चर्य की बात है कि सारे रिपोर्ट का निष्कर्ष मोटा मोटी एक है, समान है। क्या निष्कर्ष था कि आदिवासी समाज का जो डेमोक्रेसी है और जो डेमोक्रेसी अभी चल रहा है, डेमोक्रेसी जो मॉडर्न डेमोक्रेसी, ये दोनों एक दूसरे से भिन्न है, कंपैटिबल नहीं है। क्यों? आदिवासी डेमोक्रेसी है रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, और जो चल रहा है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। हम चुनाव में अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, तो प्रतिनिधि जाके हमारी ओर से बात को रखता है सब राजनीति में, और
पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में क्या होता है, हम खुद पार्टिसिपेशन मेरा होता है निर्णय लेने का प्रक्रिया में, मतलब गांव सभा, ग्राम सभा। हाँ। और दूसरा डिफरेंस क्या है, यहाँ कॉन्सेंसस में सर्वसम्मति से निर्णय होता है, वहाँ माइनॉरिटी मेजॉरिटी में निर्णय, संख्यालघु संख्यागुरु क्या बोलते हैं ना, संख्यागरिष्ठ, हाँ। इस तरह वहाँ होता है। वो टर्म मुझे भी याद नहीं आ रहा। हाँ। तो अगर मान लीजिए 50 आदमी एक 49 आदमी एक तरफ और 51 आदमी दूसरे तरफ, हाँ। तो 51 जीतेगा। हाँ। एक वोट से भी एक आदमी जीत सकता है। हाँ। लेकिन इससे क्या प्रमाण होता है कि वही आदमी सही है और बाकी गलत है, दूसरा जो जिसको 59 मिला वो गलत है, हाँ। या वो उसका विचार कमजोर है, हाँ। नहीं प्रमाण होता है इससे। तो इसलिए कॉन्सेंसस द्वारा निर्णय लेना, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बोलते हैं, ये आदिवासी में है। हम तो ऐसा बहुत मीटिंग में रात भर बैठे रहे देखने के लिए कि कैसे निर्णय लोग ले रहा है। एक व्यक्ति भी आपत्ति कर देगा तो फिर उसको समझाने में लोग दोबारा शुरू करेगा, फिर वो प्रक्रिया शुरू से दोहराई जाएगी करके किसी ना किसी तरह से हाँ बोलवाना पड़ेगा वो आदमी जो एक व्यक्ति विरोध कर रहा है। हाँ। और नहीं बोलेगा हम तब तो फिर मीटिंग को दोबारा बुलाया जाएगा, फिर सोचो दूसरे दिन फिर मीटिंग होगी। सर्वसम्मति होना चाहिए, माने आइडियल यही आदिवासी समाज का सिस्टम है, ये सिस्टम से मैच नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो इस तरह बुनियादी एक अंतर है। उसके अलावा भी और एक पॉइंट है, वो है कि आदिवासी क्षेत्र में जिनको ये लोग पार्टियां, जब पार्टियां घुसती है तो गांव को डिवाइड कर देता है। एक ही गांव में तो यूनिटी है, कॉन्सेंसस की बात है, निर्णय लेते एक साथ लेते हैं। लेकिन जब पार्टी पॉलिटिक्स आ जाता है, कहाँ चला गया आपका कॉन्सेंसस? वहाँ पार्टी में तो बढ़ जाते अमुक हैं। पार्टी, तू अमुक पार्टी, तीसरा पार्टी में हम बढ़ गए 3, हमारा पूरा परिवार बढ़ गया, गांव पूरा बढ़ गया। तो गांव में एक डिसयूनिटी पैदा कर दे रहा है प्रेजेंट डेमोक्रेसी, जो पहले यूनाइटेड था। अंग्रेज के खिलाफ लड़ रहा है, 7% आदमी यूनाइटेड होकर लड़ा, मरा तो सारे गांव मर गए, इस तरह से बात हुई। लेकिन यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ तो हम कहिए गुटों कुछ लोग डरने गए, कुछ लोग घर में ही रह गए। उसके बाद हम एक एक करके आपको गिना रहे हैं। उसके बाद भ्रष्टाचार का भी बोलबाला गांव में शुरू हो गया, पैसा दे के वोट लेना, दारू पिला के वोट लेना, चेंगरा खिला के वोट लेना। अभी शाखा मुर्मू जो बोल रहा है कोई गलत नहीं बोल रहा है कि हम कितना दिन मुर्गा चेंगना और दारू में बिकते रहेंगे भाई। हाँ। हम अपना विचार को क्यों नहीं यूनाइटेड भी रख पा रहे हैं? ये हमारा बहुत बड़ा कमजोरी है। ये कमजोरी कैसे बना? ये 52 से लेकर अभी तक का जो अनुभव रहा, ये तो एक्सटर्नल फोर्सेस ये कमजोरी क्रिएट किया। हमारे बीच में ये सब चीज बाहर से आया हुआ चीज है, मेरा इंटरनल नहीं है। नहीं है। हाँ, तो ये तो एक्सटर्नल जो एलिमेंट्स है वो हमको इस तरह से बांट दे रहा है। हमारा जो ट्रेडिशनल जो हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, निर्णय लेने का प्रक्रिया को इन लोगों ने चौपट कर दिया है। अब गांव में गांव सभा एक साथ बैठाना मुश्किल है, ये तो हम लोग अनुभव कर रहे हैं। वनाधिकार कानून क्या कर रहा है कि गांव सभा को महत्व दे रहा है। तो फिर से गांव सभा बैठना और एक साथ निर्णय लेना, ये जो ट्रेडिशनल मेथड था उसको हम लोग रिवाइव कर रहे हैं हर गांव में घूम घूम के, कि आप ऐसा निर्णय करो, यहाँ कोई पार्टीबाजी नहीं चलेगा। तो मेरा कहना है कि ये प्रेजेंट जो पॉलिटिकल सिस्टम हम बोलते हैं दुनिया के सबसे बड़ा डेमोक्रेसी, और ये तो कहावत इनका भी कहना है, आपका क्या बोलते हैं जयपाल सिंह संविधान सभा में बोला भी कि हमको डेमोक्रेसी मत सिखाइए, आप लोग डेमोक्रेसी क्या है वो हमारा खून में है, आप हमको मत सिखाइए। तो वो जो डेमोक्रेसी की बात कर रहा था ये जो चल रहा है ये दोनों सेम नहीं है। हो सकता है 49 में या 59 में 56 में उस समय जो जयपाल सिंह ये सब बात बोलते थे गांव गांव में घूम के, उस समय का डेमोक्रेसी जो कल्पना थी और आज का जो डेमोक्रेसी चल रहा है
आसमान और जमीन का अंतर। ये तो चलता रहेगा और यही चलेगा जो तो चल रहा अब है। सवाल ये है इस कि परिस्थिति हाउ में टू हम- फेस दिस। हाँ। ये बहुत बड़ा चुनौती है आदिवासी समाज के समक्ष कि हम इस परिस्थिति में अपने आप को कैसे एडजस्ट करें। हम तो इससे बच नहीं सकते हैं। हम ये नहीं बोल सकते भाई हम अपना अलग बना लेंगे, बल्कि ये क्या बोलते हैं पेशा कानून आपको अधिकार दिया है कि आप अपना डिसीजन आप लीजिए। यहाँ तक कि आपका ये देवाजी तोहफा जो जंगल आंदोलन के बहुत बड़ा नेता है, वो बोलते हैं कि उनका एक नारा है ना कि बम्बई दिल्ली में हमारा सरकार, बम्बई में हमारा सरकार, लेकिन गांव में हम ही सरकार, मैं ही सरकार, हम ही सरकार, हम लोग सब लोग। क्या मतलब है दोनों में? दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बात हो रही है। तो कहने का मतलब ये है, अभी चुनौती क्या है कि हम कैसे ऐसा एक पॉलिटिकल वातावरण हम गांव में बनाएं कि हम एकजुट होके एक निर्णय ले सकें। तो इसमें तो व्यक्ति का जो व्यक्तिगत विचार है उसकी आजादी का हनन हो जाएगा, उसका हनन हो जाएगा, वायलेशन हो जाएगा। हाँ, वायलेशन हो जाएगा। नहीं, हम लोग सहमति से कॉन्सेंसस बनाएंगे हाँ। कि इस बार हम लोगों को इस विषय को लेके वोट देना है। लेकिन हम जो बोल रहे हैं उतना आसान नहीं। हम लोगों ने ट्राई किया। अच्छा, हम लोगों ने अभी भी हम बता दें, हम लोग एक पार्टी भी बनाए थे, रामदयाल मुंडा प्रेसिडेंट थे, झारखंड पीपुल्स पार्टी, उसका यही विचार से बना था। हाँ। कि हम कैसे कंपैटिबल बनाए, वर्तमान स्थिति में हम कैसे अपना विचार को रखें। और यहाँ हम लोग कलेक्टिव लीडरशिप की बात कर रहे थे झारखंड पीपुल्स पार्टी में, वो चल नहीं पाया। वो भी अलग बात है क्यों नहीं चल पाया, क्योंकि कलेक्टिव लीडरशिप ही लोग स्वीकार नहीं कर रहे, ये हालत में चीज पहुंचा। और उसके बाद पैसा की बात है, अमुक बहुत सारा फैक्टर्स है। अच्छा, अब सवाल ये है झारखंड मुक्ति मोर्चा और आजसू की बात जहां तक है, देखिए हम तो इस तरह से चीज को देखते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा में कॉम्प्रोमाइज करने का प्रवृत्ति जो है, ये झारखंड बनने का पहले से है। हम भी झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे और रांची जिला का मैं फाउंडर मेंबर था झारखंड मुक्ति मोर्चा का। उस समय रांची जिला वाला बड़ा रांची जिला, छोटा अभी तो काट गया है जी। तो शिबू जी के साथ मेरा बहुत ही अंतरंग संपर्क था, बहुत ही घनिष्ठ संपर्क था। आंदोलन में भी हम लोग एक साथ रहे। तो आप बोलेंगे तो आप क्यों झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ दिया, क्यों आप लोगों ने आजसू बनाया? इसके पीछे भी तो कारण है। हाँ। कारण यही है कि उनका जो कॉम्प्रोमाइजिंग पॉलिसी था उसका हम विरोध किए। रामदयाल मुंडा भी उसका विरोध किए। बाद में आपका आजसू के जो नौजवान हमारे साथ बाद में जो खड़ा हुआ, हम लोग जिनके साथ जुड़ गए, ये लोग भी विरोध किया। कॉम्प्रोमाइजिंग जो स्ट्रैटेजी उनका है, ये हमको सही नहीं आज भी लगता है, आज भी नहीं लगता है। आदिवासी को अगर अपना अस्तित्व में रहना है, अपना अधिकार के साथ सम्मान के साथ जीना है, तो आप बहुत दूर तक कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप एक हद तक ही कर सकते हैं। आपको समझना पड़ेगा हम कितना हद तक कॉम्प्रोमाइज करेंगे। लेकिन आज सारे लोग कॉम्प्रोमाइजिंग फॉर्मूला में चल रहा है। छोटे दल और छोटे और क्षेत्रीय दल क्या राज्य के विकास में उनकी भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, राष्ट्रीय दलों की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण होती है? होना चाहिए, क्योंकि फेडरल डेमोक्रेसी है। तो हमारा फेडरल डेमोक्रेसी में फेडरलिज्म का मतलब क्या है कि यूनिट जो है, एक प्रदेश या स्टेट, इसका अपना ऑटोनॉमी है काफी हद तक। बहुत सारा चीज इनके हाथ में होना चाहिए, है भी संविधान के अनुसार। केंद्र के हाथ में कुछ दूसरा पावर है। तो अगर आप नहीं कीजिएगा, केंद्र आके आपको कर देगा, ये तो गलत होगा ना, ये तो संविधान नहीं कहता है। तो आपको अपना प्रदेश को समृद्ध करने के लिए अपना प्लानिंग होना चाहिए, अपना स्ट्रेटेजी, सब कुछ अपना होना चाहिए। यहाँ प्रॉब्लम ये हो गया कि हम अकेले कुछ नहीं कर पा रहे। बंगाल जैसा सिचुएशन नहीं है। बंगाल में जो पहले लेफ्ट था, ये तो किसी का दामन थाम के नहीं किया। ये ना कांग्रेस, उस समय के कांग्रेस के साथ ही तो, कांग्रेस के सपोर्ट से तो नहीं चलाया पार्टी।
अभी टीएमसी है, वो भी किसी का सपोर्ट से नहीं चल रहा है, अपने ताकत से चल रहा है। बीजेडी बगल में देखिए उड़ीसा में अपना ताकत से चल रहा है, किसी के समर्थन से नहीं चल रहा है। यहाँ क्या हाल है अब देखिए, आप बिना राष्ट्रीय पार्टी के हम साथ बिना राष्ट्रीय पार्टी की सहायता से चला नहीं पाएंगे, चल नहीं सकेंगे। यहाँ बहुत दयनीय स्थिति है राजनीति का। यही बात मैं दोनों पार्टी को बोलना चाहता हूँ कि आप धीरे धीरे अपना ताकत को बढ़ाइए और खुद बनिए, मतलब बहुमत की सरकार के साथ आप आइए एवं खुद अपने राज कीजिए, तभी क्षेत्र का भलाई होगा। नहीं तो हम हर समय पॉलिसी हमारा अपना नहीं हो पाएगा, हम दूसरों को, सेंटर के जो पार्टी है, जो बड़े पार्टी है, उनका पॉलिसी को ही हम लागू करते रहेंगे। हमारा अपना पॉलिसी कहाँ से आएगा? हम तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके भरोसे में हम अपना राजबल चला रहे हैं। अगर चला रहे हैं तो आज चला रहे, कल आपको हटा के वो खुद आके राज करेगा। फिर आप हमेशा बार्गेनिंग तो आप सिचुएशन में रहेंगे, आप आपके साथ तो पिछलग्गू जैसा बन के रह जाइएगा। चलिए संजय जी, वक्त तो हो गया पूरा। आपसे बहुत दिलचस्प बातें हुई, बहुत सारी किस्से कहानियां भी सुनी और बहुत सारी जानकारियां भी हमने हासिल की। इस शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे संजय बसु मलिक, जो झारखंड के आंदोलन में, झारखंड में 1975 के आसपास में दाखिल हुए और तब से लेकर के अब तक ये झारखंड के ही होकर रह गए। और इन्होंने एक बड़ा अच्छा सूत्र भी दिया है कि अगर झारखंड का होना है तो झारखंड से जुड़ना होगा, यहाँ की भाषा से जुड़नी होगी। और शायद इन्होंने अपनाया, इसलिए यहाँ के लोगों ने इन्हें अपनाया। आज के शो में बस इतना ही। अगली बार किसी खास शख्सियत के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।